हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ अकेडमी। दोस्तों, रेलवे की साइट पर ALP CBT 2 के लिए मॉक टेस्ट आ गए हैं। आप लोगों ने मॉक टेस्ट सोल्व भी किए होंगे। दोस्तों, उसी मॉक टेस्ट को मैं अभी आपको सोल्व कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने मैथ के क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग 30 क्वेश्चन हैं और सारे ही क्वेश्चन आसान हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं। तो दोस्तों, मैथ के सभी क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। बेसिक साइंस के आपके कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा सही लेवल का है, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन तो नॉर्मल ही है। और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में 5 से 6 क्वेश्चन टोटली दे रखे हैं, तो उनको हम बाद में सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक खाली टंकी को भरने में एक नल 10 मिनट और दूसरा 20 मिनट लेता है, किंतु लीकेज की वजह से उन्हें टंकी भरने में 25 मिनट लगते हैं, तो पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में लीकेज को कितना समय लगेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट को सोल्व नहीं किया है तो आपको सबसे पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन खुद से सोल्व करके देखना है और जब आपका आंसर आ जाए तब आपको वीडियो को प्ले करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नल 10 मिनट में, दूसरा नल 20 मिनट में टंकी को भरता है। जब ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है उन्हें, यानी कि दोनों को खोला गया। जब दोनों को खोला गया तो लीकेज की वजह से 25 मिनट लगे उस टंकी को भरने में, तो लीकेज कितने समय में भरी हुई टंकी को खाली करेगा। दोस्तों, जो पहला नल है अगर मैं उसको नाम दे देता हूँ A, दूसरे नल को मैं नाम दे देता हूँ B, ठीक है, और तीसरे नल को मैं नाम दे देता हूँ C। यहाँ पर जब बात की गई A अकेला खोला जाता है तो वो 10 मिनट लगाता है टंकी को पूरा भरने में। जब B को खोला जाता है तो B अकेला 20 मिनट लगाता है उस टंकी को भरने में। और जब A B दोनों को खोला गया और उसके साथ में एक लीकेज थी जिसको नाम दिया गया C, जो तीसरा नल है हमने उसको नाम दिया C। इसके ऊपर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ क्योंकि ये पानी निकाल रहा है, भर नहीं रहा है। तो जब तीनों ये ओपन हो गए तो टोटल हमें लगे 25 मिनट टंकी को भरने में। एलसीएम ले लीजिए। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखें इस मॉक टेस्ट में जिस भी टॉपिक के, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ 5 और यहाँ 4। ये क्या चीज़ आया है, ये आया है वर्क, हमने जो भी वर्क माना है पर मिनट, अगर ये टोटल वर्क है तब। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि A 1 मिनट में 10 काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से माना है। और B कितना काम करेगा 1 मिनट में, 5 काम करेगा। और जब A, अगर ये दोनों को मैं मिला दूं, आप मुझे बताइए A और B दोनों को मैं मिला देता हूं तो ये कितना काम करेंगे, तो ये दोनों 15 काम कर देंगे 1 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ पर जब हमने A B C तीनों को मिलाया तो केवल 4 काम हो रहा था, जबकि A B दोनों अकेले मिलकर ही 15 काम कर सकते थे। तो दोस्तों, ये 11 काम कहाँ गया, 11 काम, तो दोस्तों वो 11 काम खराब कर दिया किसने, C ने। तो दोस्तों, ये 1 मिनट का काम था, तो हम कह सकते हैं कि C 1 मिनट में 11 काम खराब कर रहा है, यानी कि 11 वर्ग पानी निकाल रहा है कितने में, प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में। अगर 11 1 मिनट में निकाल रहा है तो हमें पूरी टंकी कितनी है, 100 है, और उसे हमें निकालना है कितने मिनट में, C कितने मिनट में उसको खाली करेगा, तो हम डिवाइड कर देंगे 11 से, क्योंकि 11 1 मिनट में निकाल रहा है वो। तो 11 से कितनी बार जाएगा, 9 से ही 1/11 मिनट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9.09 मिनट। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 20 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे का 3/2 है, तो बड़ा भाग कितना है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, वो 20 है। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और जो पहला भाग है वो दूसरे का 3/2 है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर लिखा कितना है, 20 है। जो पहला भाग है वो 3/2 है दूसरे का। तो दोस्तों, आप चाहे इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बताना चाहता हूँ। तो पहला जो है भाग वो दूसरे का 3/2 है, तो पहला बराबर है दूसरे का 3/2 के। तो दोस्तों, यहाँ से आप पहले और दूसरे का रेशियो निकाल सकते हो आसानी से। पहला और दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देखिए पहला और दूसरा भाग अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 5 बन रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 बनना चाहिए था टोटल योग।
ये 5 ये 20, यानी कि हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे भी कर देंगे तो ऊपर फर्स्ट पहली संख्या क्या हो जाएगी 4 तिया 12 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8। अब इनका योग कितना हो गया 20 हो गया। तो हमसे पूछा गया था कि बड़ा भाग कितना है, तो दोस्तों बड़ा भाग है 12। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक कार 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से 4 घंटे यात्रा करती है तो तय की गई कुल दूरी कितनी है। स्पीड कितनी दे रखी है 15 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना दे रखा है 4 घंटे का, तो हमसे डिस्टेंस पूछिए। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। हमें स्पीड कितनी दे रखी थी, हमें स्पीड दे रखी थी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो समय दे रखा है वो t बराबर 4 घंटे दे रखा है, यानी कि आवर में दे रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस स्पीड को आवर में चेंज करेंगे, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली पता होना चाहिए 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आप 1 सेकंड के अंदर 15 मीटर ट्रैवल कर रहे हो। 1 सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहे हो 15 मीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ 60 से गुणा कर दूं तो ये 1 मिनट बन जाएगा। बिल्कुल, तो 1 मिनट में इधर भी 60 से गुणा हो जाएगी तो ये 1 मिनट में इतना ट्रैवल करेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इधर और 60 से गुणा कर दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, मिनट की जगह आवर बन जाएगा, यानी घंटा बन जाएगा। तो इधर भी 60 से गुणा हो जाएगी। उसके बाद कितने घंटे थे 4 घंटे थे, तो हम यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं तो इधर भी 4 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ये टोटल डिस्टेंस है जो ट्रैवल की जाएगी, लेकिन ये सारे मीटर में है। हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर में दे रखे थे। तो हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि हम मीटर से किलोमीटर पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 1 0 2 0, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए और ये जाएगा 15, 5 से 3 बार, और ये 5 से 2 बार चला जाएगा, और ये 2 से 4 2 बार चला जाएगा। 3 दूनी 6, 6 छंग 36 और 36 छंग 216 आ जाएगा। ठीक है, तो 216 ये आंसर आएगा आपका किलोमीटर में। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों मैंने इसकी पीडीएफ बना दी है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आगे देखिए दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह की टर्म हमको दे रखी है, हमको इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों आप जानते होंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं वो सबसे पहले हम भाग या फिर गुणा करते हैं, और प्लस माइनस के काम हम बाद में करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है तो इसको हम डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 11 की गुणा आप 3 से करोगे तो आपको मिल जाएगा 33। तो इस सारे की जगह मैं 33 लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, ये 6/3 है तो इसकी जगह मैं -2 लिख सकता हूँ। ठीक है, -7 ऐसे ही रहेगा, प्लस 45 भी ऐसे ही रहेगा। नहीं 45 नहीं, इसको आप पूरा सोल्व कीजिए क्योंकि ये भाग का केस है, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। 45 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। उसके बाद 9 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 9 4 13 के साथ। ठीक है, आगे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 33 माइनस ये माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस के 13 नामा कितने होते हैं 117। अब आप इसको सोल्व कीजिए, 33 में से 9 जाएंगे, बचेगा कितना 24 प्लस 117 और 7 4 11, और ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4, और आ जाएगा 1, यानी आपका 141 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में हमें 141 दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए को एक टंकी भरने में 30 मीटर क्यूब प्रति आवर लगते हैं, यानी इसी स्पीड से वो टंकी को भरता है। 1 घंटे में कितना भरता है 30 मीटर क्यूब। पाइप बी को टंकी भरने में 3 घंटे लगते हैं, दोनों साथ खोलने पर टंकी 2 घंटे में भर जाती है, तो टंकी का आयतन कितना है। यानी जब बी अकेला था तो 3 घंटे लग रहे थे, लेकिन दोनों जब साथ में हो गए ए और बी तो केवल 2 घंटे लगे, तो टंकी का आयतन पूछा है। क्वेश्चन के अंदर हमको दोस्तों जो भी दे रखा है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हमें ए की स्पीड दे रखी है, यानी वो किस स्पीड से टंकी को भरता है, तो वो दे रखा था 30 मीटर क्यूब प्रति आवर। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखा था कि अगर बी अकेला उस टंकी को भरता है तो बी को लगते हैं 3 घंटे यानी 3 आवर, और अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी हो जाते हैं, तो उनको टाइम लगता है केवल 2 घंटे का। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, ये टाइम था इधर, तो इधर क्या आ जाएगा वर्क
पर आवर आ जाएगा, यानी उनकी कैपेसिटी आ जाएगी, उनकी क्षमता आ जाएगी जिस हिसाब से वो करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो मैं कह सकता हूँ कि बी 2 वर्क प्रति आवर कर रहा है। अगर ए बी दोनों मिलके 3 वर्क प्रति आवर कर रहे हैं और बी अकेला 2 कर रहा है, तो ए कितना कर रहा है? फिर ए कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए 1 वर्क 1 घंटे में कर रहा है, क्योंकि ये वर्क पर आवर है, तो 1 घंटे में 1 वर्क कर रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन में ऊपर देखिए तो वहाँ पर लिखा है कि 1 आवर में वो 30 मीटर क्यूब कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये जो 1 वर्क मैंने माना है ना, क्योंकि ये तो एलसीएम लेते हैं, ये हम अपनी तरफ से मानते हैं, ये जो टोटल वर्क होता है, तो यहाँ पर 1 वर्क मेरा बराबर है 30 मीटर क्यूब के बराबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछा गया था कि टोटल वर्क कितना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस टंकी का आयतन कितना है। तो दोस्तों अगर 1 वर्क बराबर है 30 मीटर क्यूब के, तो हमारा जो टोटल अमाउंट था टंकी का वो 6 था। तो दोस्तों अगर 1 30 के बराबर है तो 6 बराबर होगा 180 मीटर क्यूब के। तो वहाँ पर ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, तो ये करेक्ट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई के उम्र का अनुपात 5:7 है। 10 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:6 होगा, तो एक्स की वर्तमान आयु क्या है? चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्स रेशियो वाई, यानी उनकी जो उम्र का अनुपात है वो फिलहाल यानी वर्तमान में 5:7 है। कितना है? अगर एक्स की आयु 5 है तो वाई की 7 होगी, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है। आगे हम बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी उम्र 10 वर्ष है, आपके भाई की उम्र 12 वर्ष है, तो आप अपने भाई से कितने वर्ष छोटे हैं? तो आपका जवाब होगा 2 वर्ष छोटे हैं, यानी आपकी और आपके भाई की उम्र के बीच 2 वर्ष का गैप है। अगर जब आप 60 वर्ष के हो जाते हो तो आपके भाई की उम्र कितनी होगी? 62 वर्ष होगी, तब भी गैप कितना रहेगा? 2 रहेगा, यानी पूरी ज़िंदगी भर गैप उतना ही रहेगा जितना पहले था। बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर गैप देखिए इन दोनों की उम्र के बीच, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है? यहाँ 1 का गैप है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे होगा क्या? दोनों उम्र में यहाँ पर गैप सेम हो जाएगा, तो ऊपर तो 5:7 ही रहेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा 10:12। तो अब आप देखिए यहाँ भी 2 का गैप है, नीचे भी 2 का गैप है। तो अब आप देखो कि यहाँ से हम कितने वर्ष आगे आ गए हैं। तो आपने देखा 5 वर्ष, और ये भी कितने वर्ष आगे आ गया है? ये भी 5 वर्ष बराबर आगे आ गया है। तो दोस्तों वर्ष मान लीजिए, चाहे इसको आप 5 यूनिट मान लीजिए। तो दोस्तों एक्चुअल में हमारा ये रेशियो चेंज कब हुआ था? जब हम 10 वर्ष आगे आए थे। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 10 वर्ष आगे जाने पर उनका रेशियो ये हो जाता है। तो दोस्तों हमारी ये 5 यूनिट बराबर है 10 वर्ष के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगी? 2 वर्ष के हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स की वर्तमान आयु, तो एक्स की वर्तमान आयु ये वाली थी। तो दोस्तों 5 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट बराबर है 2 वर्ष के, तो 5 यूनिट की गुणा किससे होगी? 2 वर्ष से होगी, यानी दुगने से गुणा होगी। तो कितना आ जाएगा? 10 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 2,5 और -3, -1 के बीच की दूरी बताइए। तो दोस्तों बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने कक्षा 9 में और 10 में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। और आप आगे भी देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और भी आसान क्वेश्चन अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ये बिंदु याद कर लीजिए, 2,5 और -3,1। मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, 2,5 है और -3, -1 है। यहाँ पर ये क्या होता है? x1, ये होता है y1, ये x2 और ये y2। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करता हूँ, क्योंकि प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है आप बताइए? x2 की वैल्यू है -3 और x1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -1 और y1 की वैल्यू है 5। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारे पर क्या है? अंडर रूट है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -5। तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो रहेगा नहीं, 25 बचेगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटली जब आप इनको जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 6 और 5 11, 1 यानी 61, अंडर रूट 61 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर अंडर रूट 61 दे रखा है, तो ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल 32 स्क्वायर सेंटीमीटर
और आधार 8 सेंटीमीटर वाले काटकोण या समकोण त्रिकोण की ऊंचाई क्या होगी। तो फोकस आपको किस चीज़ पर करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, जिसका एरिया आपको 32 दे रखा है, उसका जो बेस है, जो आधार है, वो 8 दे रखा है। तो हमसे उसकी हाइट पूछी है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। एरिया की बात करते हैं। एरिया लिख लीजिए, कितना है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका बेस दे रखा है, यानी आधार दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। ये आपका परपेंडिकुलर यानी क्या है, लंब है। और ये आपका बेस है, यानी आधार है। बेस की वैल्यू आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। हाइट कौन सी है अब आप मुझे बताओ। तो ये जो लंब होता है ना, ये इसके अंदर हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। एरिया कितना क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 32, 1/2 बेस कितना दे रखा है 8, और हमसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है, एच की वैल्यू पूछी है। तो 8 कितनी बार जाएगा, 2 से 4 बार, और 4 से 32 कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सुबह 4 और 5 बजे के बीच किसी समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। यानी किस समय दोनों घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब ये होता है कि वो परस्पर ऊपर होंगी, यानी उनके बीच में जो एंगल है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए ले लिया क्योंकि आपका क्लॉक और कैलेंडर आपके मैथ के पोर्शन में दे रखे थे, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको समय कितना दे रखा है आप मुझे बताइए। तो हमें दे रखा है 4 से 5 बजे के बीच, इन दोनों के बीच में। तो डायरेक्टली हम इसे सोल्व कर सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या होती है, 12/11। यहाँ पर जो ऑलरेडी गैप है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा गैप है। यहाँ पर ऑलरेडी जो मिनट का गैप है वो, और जो हमें चाहिए, तो चाहिए हमको कितना, 0 चाहिए। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट करते हैं जो 12 से स्टार्टिंग वाला टाइम है उसके बीच में गैप होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 बजेंगे। तो दोस्तों 12 से 4 के बीच में जो ऑलरेडी मिनट का गैप है वो आप ले लीजिए। कितने का गैप है, 12 से 20 मिनट का गैप आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, यानी 20 मिनट ऑलरेडी गैप किया हुआ है। और यहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट करते हैं जो हमें चाहिए होती है। तो हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए जब मिनट की और घंटे की सुइयां परस्पर एक दूसरे के ऊपर हों। और जब ये ऊपर होंगी तो इनके बीच में कोई मिनट का गैप होगा या नहीं होगा। तो आपका जवाब होगा 0 मिनट का गैप होगा। तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 12/11 गुणा कितने का गैप है, ऑलरेडी 12 से 20 का गैप है, और हमें चाहिए कितना, 0 का। तो कितना हो जाएगा, 240/11 हो जाएगा। सोल्व कीजिए। 11 दूनी 22, बचेंगे कितने, 2, 11 एकम 11, 9 बच जाएगा। 11 अट्ठे कितने होते हैं, 88, लगभग इतना आएगा। यानी 21 क्या हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे। 4:21 मिनट और 8 सेकंड के अप्रोक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमको ये आंसर दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, 4:21:49। तो यहाँ पर जो ये सेकंड है इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी है, बाकी 4:21 सही होगा, ठीक है। क्योंकि चौथा ऑप्शन और नीचे है उसमें भी 4:21 नहीं दे रखा है। यहाँ 4:18 है, यहाँ 4:11 है, और नीचे 4:24 दे रखा है। 4:21 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में बिंदु P पर समकोण है, ठीक है। P पर समकोण है, यदि कोण P बराबर 45 डिग्री है तो कोट R बराबर बताइए। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के तीनों पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं PQR। राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें आपका जो Q है उस पर राइट एंगल है, यानी ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 90 का होगा, तो बाकी के बचे दोनों एंगल का योग कितना होगा। तो आपका जवाब होगा बाकी के ये दोनों भी 90 डिग्री के होंगे, इनका योग 90 डिग्री होगा। जबकि क्वेश्चन के अंदर हमको P की वैल्यू दे रखी है जो 45 है। तो R की वैल्यू कितनी होगी आप मुझे बताइए। R की वैल्यू भी 45 होगी। तो हमसे क्वेश्चन में आंसर जो पूछा गया था वो पूछा गया था कोट R कितना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू होती है 1।
त्रिकोणमिति के थोड़े से आप बेसिक से फॉर्मूले पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2:3 का मिश्रण पाने के लिए दूध और पानी के 1:4 वाले मिश्रण को कितने अनुपात में 1:1 के मिश्रण के साथ मिलाया जाना चाहिए। यानी हमारे पास दूध और पानी का एक मिश्रण तो ये वाला है और एक मिश्रण ये वाला है, इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं जो फाइनली हमको मिश्रण मिले वो 2:3 का मिले। तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है, जिन लोगों ने मिक्सचर एलिगेशन अच्छे से पढ़ रखा होगा वो इसे आसानी से कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा बेसिक से बताऊंगा नहीं, सारी चीज़ें प्रूफ करके मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सोल्व कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला मिश्रण हमको दे रखा था उसके अंदर क्या रेशियो था, 1:4 था। फिर दूसरा मिश्रण हमको दिया जिसके अंदर अनुपात था 1:1 का, और फाइनली वो पूछ रहा है कि इन दोनों को हम किस रेशियो में मिलाएं जिससे हमें फाइनली जो मिश्रण प्राप्त हो वो 2:3 का हो। यानी उसके अंदर दूध यानी मिल्क 2 हो तो पानी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो आपको कैसे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ आप मिल्क लिख लीजिए, यहाँ पर आप वाटर लिख लीजिए, 1:4 कर दीजिए, दूसरे वाले को 1:1 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो फाइनली हमको चाहिए वो 2:3 चाहिए। आप दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 हो जाएगा। आपको ये तीनों वैल्यू बराबर करनी होंगी, क्यों करनी होंगी वो मैं आपको लास्ट में ये आपके पेपर होने के बाद जब मैं पढ़ाऊँगा मैथ में तो मैं आपको सब बता दूंगा। तो यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यू बराबर करनी है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे 2 से कर देना है और यहाँ पे 2 से कर देना है, 5 10 5 10 और 5 10, सारी वैल्यू 10 10 हो गई, ठीक है। कर लो, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। अब आप चाहें तो मिल्क उठा लो, चाहे आप वाटर उठा लो, किसी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम मिल्क को उठा लेते हैं। तो आप मिल्क जब ये उठाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पहले वाले मिश्रण में मिल्क था 2, दूसरे वाले मिश्रण में मेरा मिल्क था 5, और जब मैंने इसे मिक्स किया तो उसकी वैल्यू हो गई 4। तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए, एक वैल्यू 2 थी, दूसरी वैल्यू 5 थी, और मिक्सचर के बाद ये वैल्यू 4 आई है। तो दोस्तों हम बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो इस 4 में से आप 2 को घटाइए और इधर लिखिए दूसरी साइड। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो इधर 2 आ जाएगा। फिर बड़े में से हमेशा छोटा घटाना है, तो इस 5 में से इस 4 को घटाइए और इधर लिख दीजिए। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 1:2। पहले वाले मिश्रण से आप 1 लेंगे तो दूसरे मिश्रण से 2 लेंगे, यानी 1:2 में दोनों मिक्सचर को आप मिलाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में मूल राशि 10% बढ़ जाती है। यानी जब हम साधारण ब्याज पर मूल राशि की बढ़ाने की बात करते हैं तो वो 2 वर्ष में 10% बढ़ती है। यानी अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो 2 वर्ष के बाद 110 रुपये बन जाएंगे। किससे, साधारण ब्याज से। आगे कह रहा है उसी ब्याज पर 2 वर्ष में 1000 पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज अंकित होगा। यानी ब्याज कितना रहना है, उतना ही रहना, ब्याज की दर यानी कितनी रहनी है, 10% रहनी है। अमाउंट कितना ले लिया है, 1000 रुपये का अमाउंट ले लिया, वर्ष 2 ही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना ब्याज अर्जित होगा ये पूछ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे पास क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। रेट कितना है, 10% का। अमाउंट हमको यानी प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट नहीं, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, क्योंकि अमाउंट तो वो होता है जो हमें ब्याज जुड़ने के बाद मिलता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, कितना, 1000 रुपये का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 2 साल के अंदर। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 रुपये पर पहले आपको कितने का ब्याज मिलेगा, पहले साल 100 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी 10% का ब्याज मिलेगा। दूसरे साल आपको फिर से 100 रुपये का ब्याज मिलेगा, और फिर क्या होगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, हमें वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का ये वो दे रखा था। ये जो रेट है ये सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का रेट है। तो यहाँ पर जो रेट होगा वो 5% होगा, क्योंकि ये 2 साल का 10% है, तो रेट हम यहाँ पर लेंगे 5%, क्योंकि 1 साल का 5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, दोबारा से इसको सोल्व कर लेते हैं। 1000 आपके पास रुपए थे, पहले साल आपको क्या मिलेगा, 5% ब्याज मिलेगा, यानी 50 का। दूसरे साल आपको फिर से 50 का ब्याज मिलेगा, लेकिन इस बार क्या है, CI की हम बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा आपका, इस पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो 50 का 5% कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया था 2 साल में, तो आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल जोड़ लो, 50 50 100 और 2.5 कितना हो जाएगा, 102.5, ठीक है।
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन थोड़े छोटे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन दे रखे थे साइड के ऊपर, ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, चौथा ऑप्शन तो यहाँ पर आ भी नहीं रहा है, और क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं बिल्कुल जैसे किसी बच्चे से लिखवा दिया है ना। आप क्या काम करना कि एक बार मॉक टेस्ट खुद से लगा के देखना, साइट पे जाना, मॉक टेस्ट खुद से लगाना, और जितना आप अटेम्प्ट कर पाए वो यार एक बार ज़रूर बता देना। अगर आपने मेरे से साइंस वाइंस पढ़ा है, मैथ की तो मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं क्योंकि आपने कह दिया कि मैथ तो नॉर्मल आता है और नॉर्मली मैथ दे रखा है, तो जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ वो ज़रूर बता देना एक बार, ठीक है। एक काम 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो अगर तीनों मिलकर के काम करें तो उसे कितने दिन में कर देंगे। इतने आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, ए किसी काम को 20 दिन के अंदर कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन के अंदर कर रहा है और सी उसी काम को 30 दिन के अंदर कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम, 300 आ जाएगा। 300/20 कितना हो जाएगा, 15, और 25 से जाएगा 12 बार और 30 से जाएगा 10 बार। तो अगर ये तीनों आपस में मिल जाएं तो ये कितना काम कर देंगे, 37 काम कर देंगे या नहीं कर देंगे, 37 काम कर देंगे तीनों के तीनों मिलके। हमें काम कितना करना है, हमें तो 300 करना है टोटल काम, तो 300/37 कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका काम है, लगभग 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो 8 पॉइंट जो भी है समथिंग में वो आपके दिन लगेंगे जब ये तीनों काम करेंगे तब। हाँ, ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है 8.11 दिन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमुक धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है। जो समझने वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। क्या मिस्टेक की है, अगर उन्होंने अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाना था तो ये लिखना चाहिए था कि अमुक धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 1 रुपये है। यानी हम कभी भी 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले साल हमें केवल साधारण ब्याज मिलता है, जब दूसरा वर्ष होता है तो दूसरे वर्ष में हमें उस ब्याज पे ब्याज मिलता है, तब हम कहते हैं कि वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो पहले साल तो हमें साधारण ब्याज ही मिलता है। ये क्वेश्चन तब ऐसा नहीं है कि केवल 1 साल में हम चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर नहीं ले सकते, ले सकते हैं। किस कंडीशन में, जब ये कहा जाए कि आपका जो अमाउंट है यानी आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 6 महीने में काउंट होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो हमको इसके अंदर कहा ही नहीं गया है कि 6 महीने में काउंट हो रहा है। तो हम इसको अपनी तरह से सोल्व करेंगे, क्या मान के, ये मान के कि ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये, ये 2 वर्ष के अंदर है। तो दोस्तों हमें रेट कितना दे रखा था, हमें रेट दे रखा था 10% का, यानी 1 साल में मेरा अमाउंट अगर मेरा प्रिंसिपल अगर 10 होता तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता, 11 हो जाता। 1 साल में 10 से 11 हो जाता। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है। कैसे, अगर मेरा प्रिंसिपल मैं x रुपये मान लेता हूं तो पहले साल मुझे क्या होगा, मेरा जो ये प्रिंसिपल x रुपये है ये अपने आप का 11/10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सेम काम होगा दूसरे साल, 11/10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का 11/10 और उसका भी 11/10 बराबर है 1 के। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है 2 साल के CI और 2 साल के SI का अंतर। नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 11/10 नहीं होगा। 11/10 कब होता है, जब हम ब्याज लेने की बात करते हैं, यानी कि 10 हमारा प्रिंसिपल था, 11 क्या हो गया, उसका अमाउंट हो गया जब हमने ब्याज की बात की। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। अगर मेरे पास 100 रुपये होंगे तो 100 रुपये पर अगर 10% का रेट है तो मुझे पहले साल क्या मिलेगा, मुझे 10 रुपये मिलेंगे। फिर दूसरे साल मुझे क्या मिलेगा, फिर से मुझे 10 रुपये मिलेंगे। लेकिन दूसरे साल मुझे 100 पर तो ये 10 रुपये मिल गए हैं, लेकिन इस 10 पर भी 10% का ब्याज मिलेगा। तो मुझे कितना मिलेगा, 1 का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये है मेरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल क्या है मेरा, सारा का सारा ये है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर आपको कितना दिख रहा है, केवल ये 1 रुपये आपको दिख रहा है। केवल आपको कितना दिख रहा है, 1 रुपये आपको दिख रहा है। तो यही 2 साल के SI CI का अंतर होता है। तो हमें निकालना कैसे है, आप इस चीज़ को भूल जाओ।
हमें ऐसे निकालना है कि पहले हमारे पास प्रिंसिपल है तो उसका हमें 1/10 किया, क्योंकि रेट कितना है 10% है, तो उसका 1/10 कितना हो गया 10 हो गया। फिर इस 10 का हमने 1/10 किया तो हमें ये 1 रुपया मिला। तो हमें कैसे करना था, अगर मेरे पास x रुपये प्रिंसिपल होता तो मैं उसका 1/10 निकालता, क्योंकि मेरा जो रेट है वो 10% है, उसके बाद फिर से 1/10 करता और बराबर मुझे 1 मिल जाता, जो क्या होता 2 साल के SICI का अंतर होता। तो x बराबर मेरा कितना हो जाता 10 दाई 100, और ये 100 पर 100 कहाँ पहुँच जाता, सामने पहुँच जाता। तो x की वैल्यू आ जाती है 100 रुपये। समझ पाए? तो ऑप्शन नंबर 4 हमको दे रखा है, थोड़ा नीचे है, जिसके अंदर आंसर दे रखा है 100। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर उन्होंने कोई भी टर्म यूज़ नहीं की है त्रिकोणमिति की, खाली 30 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस कोस 60 लिखा हुआ है, कोस 60 लिखा हुआ है। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर जो भी टर्म वो यूज़ करेगा उसके हम 30 डिग्री का मान रख देंगे और उनको जोड़ देंगे। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है 7 + 3√5 गुणा में 7 - 3√5 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए, हमको क्या दे रखा है 7 + 3√5 गुणा 7 - 3√5। देखिए, चाहे तो आपको वैसे गुणा करके कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर हम a + b की गुणा कराते हैं a - b से, तो मुझे मिलता है a² - b²। तो यहाँ पर भी a - b और a + b है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर मुझको मिलेगा और 3√5 का मुझे स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5√5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 49 में से आप कम कर देंगे कितने 45, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 3 अंकों की संख्या x41 है तो 9 द्वारा ये विभाज्य है, तो x का क्या कीमत होना चाहिए, क्या इसका मूल्य होना चाहिए, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 9 से सिर्फ वही संख्या कट सकती है जिसका योग 9 से कटे। ठीक है, जिसका योग 9 से कटे। तो यहाँ पर अगर मैं 4 और 1 को जोड़ लेता हूँ तो मुझे 5 मिलता है। तो मुझे अगर इसे 9 से क्या करना है, विभाजित करना है, 9 से इसको काटना है, तो ये x की वैल्यू मैं ऐसी लूँगा जिसे जोड़ने पर मुझे ऐसी वैल्यू प्राप्त हो जो 9 से कट जाए। तो 4 और 1 5, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, आप मुझे बताइए। 5 में मैं कितना जोड़ूँ कि मुझे ऐसी वैल्यू मिले जो 9 से कटे। तो मैं 5 और +4 ले लेता हूँ। उससे होगा क्या, 4 4 8 और 1 9 होगा, और वो 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म 9 से कट जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 करेक्ट है। किसी काम को a 12 दिन में करता है जबकि a b दोनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो b अकेला उसको कितने दिन में करेगा। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। a को कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन का टाइम लग रहा है, और जब a b दोनों मिल जाते हैं तो कितना दिन का टाइम लगता है, 4 दिन का। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो दोस्तों जब a अकेला काम कर रहा था तो 1 कर रहा था, और जब a और b दोनों मिल गए तो 3 काम होने लगा। क्यों? क्योंकि 2 काम किसने किया है, 2 काम b ने किया है। 2 काम किसने किया है, b ने किया है। अगर 2 काम करता है b 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में, जो भी वैल्यू दे रखी होगी टाइम की, तो 12 काम कितने में करेगा, 12/2 में, यानी कि 6 में। ठीक है, 6 टाइम लगेगा। यहाँ पर हमें आंसर दिन में दे रखा है, क्योंकि ऊपर जो टर्म यूज़ की गई थी वो भी दिन यूज़ की गई थी, जैसे 12 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, 6 दिन। आगे है, उस ट्रिपेजियम या असमांतर भुज जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हैं और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है एरिया निकालने का। दोस्तों ट्रिपेजियम में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो ट्रिपेजियम में क्या होता है, 2 भुजाएं पैरेलल होती हैं और 2 भुजाएं पैरेलल नहीं होती हैं। अगर पैरेलल नहीं, देखिए अगर मैं ये दोनों भुजाएं पैरेलल बना दूं और इनकी लंबाई भी बराबर कर दूं तो होगा क्या, अगर इनकी लंबाई बराबर होगी तो यहाँ से जो दूसरी लाइन आएगी और दोनों की लंबाई बराबर है तो यहाँ से एक लाइन और आएगी, तो उससे होगा क्या कि ये इसके समांतर हो जाएगी और ये वाली इसके समांतर हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमें केवल 2 समांतर लेनी है जो आपको दोनों दिख रही हैं, लेकिन और समांतर नहीं लेनी है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो लंबाई होगी वो बराबर नहीं होगी। तो हम कुछ इस तरह से ट्रिपेजियम बनाते हैं।
अब दोस्तों क्वेश्चन में हमको जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ट्रेपेजियम की जो एक समांतर भुजा है वो 10 सेंटीमीटर, दूसरी 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो है कुछ इस तरह से। एच हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। एरिया बराबर होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में एच। ए बी क्या है? दोनों ये लाइंस हैं, तो 10 और 15 ए बी हैं, तो दोनों को जोड़ लो, 25/2 आ जाएगा, इनटू एच कितना है? 5 है, तो 25/2 कितना होगा? 12.5, और 12.5 की 5 से गुणा करोगे तो 62.5 इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे कि आपके पास ये ट्रेपेजियम था, और इस ट्रेपेजियम में मैं एक यहाँ पर एक लंब डाल देता हूँ, और मैं एक यहाँ पर, सॉरी ये विकर्ण था पहले, ठीक है, एक विकर्ण मैंने डाला और ये मैंने लंब डाल दिया है। ठीक है, तो हमारा ट्रेपेजियम जो था वो ए बी सी और ये डी था, हमें केवल इसका एरिया चाहिए था। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं दो तरह से निकाल सकता हूँ। अभी आपको बताता हूँ। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। सबसे पहले देखिए ये वाला ट्राइंगल, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो जरूरी थोड़ी ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस आएगा, आपको एरिया निकालने का हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लूँ त्रिभुज ए बी और डी का, और प्लस में एरिया निकाल लूँ ये दूसरे त्रिभुज का। आपको ये दोनों त्रिभुज दिख रहे होंगे, ये दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज मैं इसको नाम देता हूँ ओ। तो मैं इस त्रिभुज का एरिया और निकाल लेता हूँ, किसका? बी ओ डी का। तो मेरा पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ ज़्यादा है। वो चीज़ ज़्यादा क्या है? वो है दोस्तों ये वाला पॉइंट, सी से ओ वाला पॉइंट। देखिए ये वाली डिस्टेंस कुछ एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो डी से सी की वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे ही नहीं, तो हमारा ये वाला जो एरिया है इसका एरिया नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूँ अभी कैसे। पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर ये वाली 5 सेंटीमीटर की हाइट है तो ये वाली हाइट कितनी होगी? ये भी एच के बराबर होगी। भैया अगर ये यहाँ पर इसका हाइट कितना दे रखा है? 5। आप मुझे बताओ त्रिभुज का एरिया होता क्या है? 1/2 गुणा बेस और इनटू में हाइट। ठीक है, तो हम दोनों का निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ABD की बात करते हैं। तो ABD के अंदर अगर ये मुझको H हाइट दे रखी है तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पर मिटा दिया, कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा लिखी हुई थी। तो ये H हाइट है, ये भी H हाइट है, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, तो ABD का जब मैं एरिया निकालूंगा त्रिभुज का तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू एच, और ये H किसके ऊपर डला हुआ है? B के ऊपर डला हुआ है, प्लस। अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज BOD के एरिया की, तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा हाइट कितनी है? H ही है, और दूसरे वाले के लिए मैं वैल्यू जो लूँगा, मैं जैसा मैंने आपको बताया ये C से O की जो वैल्यू है इसको आप पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जितना बेस होता है उसी बेस के अकॉर्डिंग हमारा एरिया आता है। तो हम बेस केवल D से C के बीच का लेंगे, तो हमारा एरिया केवल इतने का आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये जो त्रिभुज BOD मैंने लिखा है इसको हम कैंसिल आउट करके ये लिख सकते हैं कि अब हम एरिया निकाल लें केवल BCD का, तो ये पूरा ट्रेपेजियम का सही एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे केवल A। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो? 1/2 इंटू एच ले लो कॉमन, और A प्लस B आगे बच जाएगा, और यही मैंने ऊपर एरिया का फॉर्मूला लिख के सोल्व किया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी लागत मूल्य पर 20% अधिक जोड़कर विक्रय कीमत तय करता है। यानी अगर उसने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी तो उस पर वो 120 क्या कर देता है? उसे बेचने की कोशिश करता है 120 में। आगे है, वह आधा स्टॉक इसी कीमत पर बेच देता है, यानी 120 के हिसाब से बेच देता है 20% लाभ लेके, और 1/4 तय कीमत पर 10% की छूट पर बेचता है, और शेष विक्रय कीमत पर 20% डिस्काउंट पर बेचता है। तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो अगर मैं CP एज्यूम कर लेता हूँ 100 यूनिट, तो SP कितना उसने तय कर दिया? उसने SP तय कर दिया 120 यूनिट। लेकिन उसने क्या किया? जो आधी वस्तुएं थी उनको ही केवल इस तय मूल्य पर बेचा। तो 1/2 वैल्यू यानी हाफ वैल्यू को उसने 20% के लाभ पर बेचा, प्लस फिर उसने 1/4 वैल्यू को 10% के
छूट पर बेचा, तो अगर 120 उसने तय की थी और 10% की छूट दे दी, यानी 12 की छूट दे दी, 120 का 10% 12, तो कितने में बेची? 108 में बेची। खरीदी थी 100 यूनिट में, बेची 108 यूनिट में, तो कितने का फायदा हुआ? 8% का फायदा हुआ। और कितनी वस्तुओं पर हुआ? केवल 1/4 पर। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 पर 8% का फायदा हुआ। फिर उसने बाकी शेष वस्तुएं जो बची, अब बची कितनी पहले तो ये बताओ। आधी यहाँ पर थी, 1/4 यहाँ पर थी, तो सिंपल सी बात है, आपकी 1/4 वस्तुएं और बची होंगी, तो वो 1/4 वस्तुएं उसने 20% के डिस्काउंट पर बेची। तो तय कीमत कितनी थी? 120, उसमें से 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 24 का डिस्काउंट दिया। तो 24 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 96 में बेचा। भाई खरीद रहा था 100 यूनिट में, बेच रहा है 96 यूनिट में, तो क्या हुआ? 4% का लॉस हुआ। तो इस बार हम यहाँ पर माइनस लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितनी वस्तुओं पर? 1/4 वस्तुओं पर। कितने का? 4% का। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8 जाएगा 2 बार, और 2 से 20 जाएगा 10 बार। तो हम क्या कहेंगे? 10 माइनस, सॉरी ये तो प्लस है, ये वाला +2 और -1। 10 2 12 -1, यानी कि 11% का मुझे क्या होगा? क्योंकि प्लस में वैल्यू आई है तो मुझे क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एस से आरंभ सतत। सतत का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी हमने कॉन्टिन्यूअस पूर्णांक लिए हैं। तो एस से वो स्टार्ट हुए, और एस से स्टार्ट कॉन्टिन्यूअस 9 पूर्णांकों का अंक गणितीय मध्य यानी मीडियन x है, यानी उनका एवरेज x है। क्योंकि हमारा जो मीन होता है, हमारा जो मध्य होता है मीन, वो एवरेज होता है। तो हम एस से हमने स्टार्ट की अपनी गिनती, और एस +9 तक लेके गए, क्योंकि वो कंटिन्यूस था, और उसका जो एवरेज आया वो x आया। तो कह रहा है कि अगर हम s +5 से आरंभ करें तो 11 पूर्णांकों का मध्य क्या होगा? एवरेज क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। पहले मेरा पास क्या था? s था। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस मैंने पूर्णांक लिए हैं, तो दूसरा होगा s+2, तीसरा होगा, सॉरी s+2 तीसरा होगा, आगे होगा s+4, s क्या हो जाएगा? s+1, और इस तरह से मैंने ये दोबारा से लिखी है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो s से ये स्टार्ट होंगी, s+8 तक जाएंगी, तो ये टोटल 9 संख्याएं हो जाएंगी। अगर आप इनके मीडियन की बात करते हो, माध्य की बात, सॉरी मीडियन नहीं, मीन की बात कर रहा हूँ मैं, MEAN, मीन मतलब माध्य, तो वो आपका एवरेज होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आपको इनका एवरेज चाहिए या फिर मीन चाहिए, तो वो क्या होता है? वो बीच वाला वर्ड होता है। अगर ये संख्याएं कंटिन्यूअस हैं या फिर इनके जो बीच का गैप है वो सेम है, तो बीच का गैप 1-1 है, तो इसका जो एवरेज होगा वो 4 हो जाएगा। चाहे आप निकाल के देख लेना, या फिर मैं ऐसा ले लूँ जैसे 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, और 26 3 29। तो यहाँ पर 3-3 का गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गैप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर बीच वाला वर्ड क्या हो जाएगा? आपका मीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये केवल 4 वर्ड होते तो बीच में तो 2 संख्याएं बैठ रही हैं, फिर हम क्या करते? 20 और 23 को जोड़ के उनका आधा कर लेते। तो दोस्तों आप मुझे बताओ यहाँ पर मीन क्या होगा? तो 4 वर्ड तो आप इधर से छोड़ दो, और 4 वर्ड आप इधर से छोड़ दो, तो बीच में क्या बचेगा? s+4 बचेगा, तो ये आपका मीन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि मीन तो x है, तो इसका मतलब इस s+4 की वैल्यू x के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि s+5 से स्टार्ट होने वाली 11 सतत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों अगर s+5 से स्टार्ट हो रही है तो 11 संख्याओं का मतलब है ये s+15 तक जाएगा, यानी s+5 से स्टार्ट होगा, s+15 तक ये जाएगा। अब दोस्तों अगर s+4 की वैल्यू यहाँ पर x दे रखी है, और हमें ये जो टोटल संख्याएं हैं इनका क्या चाहिए? मीन चाहिए, एवरेज चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट और प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तब भी हमें क्या मिल जाता है? मीन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर s+5 से लेकर के सारी गिनतियाँ लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम सारी गिनतियाँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो यहाँ पर हमें सारी गिनती लिखने की जरूरत नहीं है कि s+5, s+6, s+7, हमें क्या करना है? पहली और लास्ट देखनी है, पहली लास्ट ये होंगी, तो इनका आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? s+5 और प्लस s+15, और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तब भी आपको क्या मिल जाएगा? मध्य मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2s प्लस कितना? 20/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? s+ का 10। अब आपको जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन में x की टर्म में दे रखा है। तो दोस्तों अगर s+4 की वैल्यू x है तो
s प्लस 10 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं s प्लस 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, s प्लस 4 प्लस 6, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। तो बस कुछ नहीं करना, x प्लस 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कर सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा समझ के किया तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों चौथा ऑप्शन दे रखा था 6 प्लस एक्स, तो ये करेक्ट है। आगे आ जाइए, न्यूनतम संख्या यानी सबसे लोएस्ट नंबर हमको बताना है। 12, 20, 27 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या बताओ जो न्यूनतम हो। तो दोस्तों 12, 20 और 27 से न्यूनतम संख्या, पहले तो ये बताओ कौन सी कटेगी जो तीनों से घटे और वो न्यूनतम हो। तो हम जानते हैं ऐसा हमारा एक टर्म होती है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल यानी कि इन तीनों से वो मल्टीपल होगी, और लीस्ट का मतलब सबसे छोटी होगी। तो इनका आप LCM निकाल लो। इनका LCM कितना आ जाएगा, 27, 5, 4, ठीक है। तो LCM आपको निकालना आता होगा, 5 चौक 20, 20 बार ये कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। यानी इन तीनों का जो LCM आ गया वो 540 आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि जब हम इस तीनों से उसको थोड़ी डिवाइड करते हैं तो उसमें हर बार 8 शेष बचता है। लेकिन आप 540 को डिवाइड करोगे तो 8 शेष नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें 8 और जोड़ देना है। उससे होगा क्या, जब आप 548 को डिवाइड करोगे तीनों संख्याओं से तो ये 540 को तो पूरा पूरा काट देंगे, हर बार 8 बच जाएगा। तो ये 8 ही क्या कहलाएगा, आपका शेषफल कहलाएगा। तो वो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 548। एक व्यक्ति ने अपनी 40% पूंजी शेयरों में लगाई, ठीक है, और जो शेष बची उसका 20% प्रॉपर्टी पर खर्च किया, बिल्कुल ठीक है, और जो और शेष बची उसका 25% जुए में गवाई। तो अब उसके पास आरंभिक पूंजी का कितने प्रतिशत बचा है। तो दोस्तों उसने किस तरह से अपनी पूंजी गवाई है, सबसे पहले 40%, फिर बची हुई का 20% और फिर बची हुई का 25%। चलिए देखते हैं। अगर उसके पास सपोज करो 100 रुपये होते तो 40% शेयर में लगा देता, तो ये 40 तो खत्म हो गया, कितना बचता, 60 बच जाता। बिल्कुल ठीक बात है, उसके पास बचा है 60 रुपये। लेकिन इन 60 रुपये का 20% उसने प्रॉपर्टी पर खर्च किया, तो 60 का 20% कितना होता है, 12। तो अब उसके पास कितना बचेगा, 48, यानी अब उसके पास बचा है 48 रुपये। उसका 25% उसने जुए में गवा दिया, तो 48 का 25% होता है कितना, 12। तो इसमें से आप 12 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 36। तो यानी पहले उसके पास थे 100 रुपये, अब हैं उसके पास 36 रुपये। तो उसके पास प्रारंभिक का 36% अब बचा है केवल। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक दिन में x कुल 4.5 किलोमीटर दौड़ा, वह 8/7 किलोमीटर सुबह को दौड़ा, तो शाम को कितना दौड़ा बताइए। अगर वो सुबह शाम दोनों मिलके दौड़ा 4.5 किलोमीटर, और सुबह में दौड़ा था 8/7 किलोमीटर, तो शाम को कितना दौड़ा होगा। यार कुछ नहीं करना, 4.5 में से आपको 8/7 घटा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 लिख सकते हैं, और उसमें से हमें 8/7 घटा देना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 7 नम 63 माइनस 8 दूनी 16, 63 में से 16 घटा लो, 47/14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 4 में हमको दे रखा है। यदि लागत कीमत 6,000 रुपये है और हमें 12.5% का लाभ पाने के लिए रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचना पड़ेगा। यानी आपने 100 में खरीदा तो आप 112.5 में बेचोगे, तभी आपको क्या होगा, 12.5% का लाभ होगा। तो अगर आपने 6,000 में उसको खरीदा है तो कितने में बेचोगे। देखिए कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। सबसे पहले आपको जैसे 12.5 है इसका मतलब पता हो तो और अच्छी बात है। जैसे इसका मतलब होता है 1/8, हमने क्या किया, फ्रिक्शन कर लिया, परसेंटेज हटाया, 100 से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमें 1/8 मिल गया। तो इस 1/8 का मतलब ये होता है कि इस 8 का भी 12.5% क्या है, ये ऊपर वाला 1 है। यानी अगर मैंने किसी चीज़ को 8 में खरीदा और मुझे 12.5% का लाभ चाहिए, तो 8 का 12.5% 1 होता है, तो मुझे 1 का लाभ चाहिए, तो मैं उसे 9 में बेचूंगा। तो मैंने 8 में खरीदा, 9 में बेचा, तो मुझे कितने का लाभ हो जाएगा, 12.5% का लाभ हो जाएगा। लेकिन मैंने खरीदा कितने में था, 6,000 में, तो 8 की वैल्यू 6,000 है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 9 की चाहिए। 8 से इसको काट लो, 8 7 56, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, 0, तो मल्टीप्लाई करो, चलो 9 0, 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 4 67। आप मेरे साथ मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है, अगर वीडियो को देख रहे हो तो।
ऐसे ही आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे है डाटा 2, 5, 8, 14, 21 की रेंज अथवा बहुलक क्या है। देखिए क्वेश्चन ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि बहुलक आपका अलग चीज़ होता है, रेंज आपकी अलग चीज़ होती है। इसमें यहाँ पर एक्चुअल में ये रेंज पूछ रहा है, क्योंकि बहुलक के अकॉर्डिंग इसमें आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। अब ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सांख्यिकी पढ़ी थी, इंटर में पढ़ी थी शायद, तो वहाँ पर काफ़ी सारी टर्म यूज़ की जाती थी, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। इंग्लिश में इनको मीन बोलते हैं, मीडियन, मोड और रेंज बोलते हैं। 2 मिनट लगेंगे, मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ, और इस बात की गारंटी है कि आप अगर ये चारों के बारे में जानते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैथ में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। बात करते हैं सबसे पहले माध्य क्या होता है। तो माध्य होता है आपका एवरेज यानी औसत। कैसे? जैसे आपके पास कुछ संख्याएं हैं 2, 7, 9, 17, 25। तो अगर ये सिक्वेंटली लगी हुई हैं, यानी इनके बीच में जैसा मैंने आपको बताया गैप समान है, तो बीच वाली संख्या आपकी माध्य हो जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें बीच वाली संख्या 3 है, तो आपका मीन हो जाएगी, माध्य हो जाएगी, वही आपका एवरेज होगा। लेकिन अब आप यहाँ से नहीं निकाल सकते कि इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है सभी संख्याओं का अलग अलग है, तो हमें कुछ नहीं करना, सारी संख्याओं को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है इनके नंबर से। यानी टोटल आप योग करेंगे, टोटल सम, और डिवाइड कर देंगे इसके नंबर से। जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 5 हैं, तो ये आपका माध्य निकल आएगा। उसके बाद बात करते हैं माध्यिका क्या होती है। माध्यिका के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है कि सबसे पहले इनको आपको आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही, देखिए आरोही क्रम में बता देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ते क्रम में हमको लिखना होता है। अगर आपके पास ऐसा है 5, 17, 2, 7, 6, 11 और 12, तो हमें सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखना होता है। सबसे छोटी 2 है, उसके बाद क्या है आपका 5 है, उसके बाद आपका 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 17 है। और जब आप ये टोटल पूरा आरोही क्रम में लिख लोगे तो सबसे जो बीच वाली संख्या होगी वो आपकी माध्यिका होगी। अब हम बात कर रहे हैं माध्यिका की, तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। और वैसे ही अगर आपको 2 वर्ड बीच में आ जाते हैं, जैसे अगर ये 17 नहीं होता तो इनके बीच में कौन सी संख्या होती, 6 और 7 दोनों होती, तो इनको हम दोनों को जोड़ के आधा कर देते। चलिए ये हो गया आपका माध्यिका यानी मीडियन। अब हम बात करते हैं बहुलक की। मोड क्या होता है, तो देखिए मोड रिपीटेशन के ऊपर होता है। यानी मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे 2, 7, 2, 5, 3, 7 और 3, 7। तो इसके अंदर आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि इसके अंदर बहुलक क्या है। तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हुई हो। तो आप देखिए 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 7 3 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है, 7 3 बार। तो यहाँ पर ये जो 7 है यही बहुलक है, ठीक है। अब बात करते हैं परिसर की यानी रेंज की। तो रेंज क्या होता है आपका, रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देना। नॉर्मली हम बात करते हैं कि भाई रेंज क्या है, तो भाई रेंज वही होता है ना कि आप यहाँ से चले और यहाँ से वहाँ पहुँच गए, यानी सबसे छोटी संख्या आपको लेनी है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो रेंज निकालने के लिए आपको उन दोनों का अंतर लेना होगा। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, चलिए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर डाटा 2, 5, 8, 14, 21 की रेंज पूछी गई है, ना कि बहुलक, क्योंकि इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे, 21 में से 2 घटाइएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 19 का, ठीक है। अगर आपको वीडियो यार पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। आगे है, यदि a माइनस बी बराबर 4 है, ए बी बराबर 25 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है हमसे, कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। 45 को आप डिवाइड करो, 45 को ऐसी टर्म में डिवाइड करो जिन दोनों का अंतर हो कितना, 4। तो हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 9 और 5 दोनों का अंतर कितना है, 4 है, जो हमको ऊपर दे रखा है। तो हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी है a और b की। 9 प्लस के 5 का होल स्क्वायर, 9 5 कितने होते हैं, 14, 14 का आप होल स्क्वायर करोगे तो 196 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हमको 196 दे रखा है, ठीक है। ये देखिए 196 में ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन है कि मूल यानी ओरिजिन 0.0 से बिंदु -4,1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा। चलिए देखते हैं, किसका रिफ्लेक्शन निकालना है। पहले तो आपको ये पता है किसका निकालना है, -4,1 का रिफ्लेक्शन निकालना है ओरिजिन से।
चलिए एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं भाई, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये निगेटिव। यहाँ पर आपकी जो टर्म होती हैं वो प्लस प्लस की होती हैं, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स और प्लस हो जाएगा वाई, जैसा आपको दिख रहा है माइनस एक्स है और प्लस का वाई है। यहाँ पर दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए ये जो बिंदु आपको दे रखे हैं माइनस के 4 कोमाए की, किसके अंदर फॉलो हो रहे हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉलो हो रहे हैं। तो चलिए अब हमको कैसे करना है, अब हमको क्या करना है, -4 लेना है। तो ये x की वैल्यू होती है, आप जानते हैं, इधर वाली y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू आपको x अक्ष पर -4 चलना है, यानी कि इधर की तरफ चलना है, क्योंकि इधर x की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो हमने मान लिया कि भाई ये दूरी है 4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें y पर पॉजिटिवली 1 चलना है। तो पॉजिटिव चलना है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से हम एक सरल रेखा ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही हम सरल रेखा यहाँ से इधर लाएंगे। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर काटेंगी, वहाँ पर मेरा बिंदु होगा। तो ये रहा बिंदु जिसके निर्देशांक हमें दे रखे थे -4,1। तो इस बिंदु का हमें निकालना है रिफ्लेक्शन, किससे, ओरिजिन से। तो हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला क्या, अगर हम इस वाली सरफेस को क्या मान लें, इस वाली सरफेस को, यानी एक्स एक्सिस को आधार मान करके और वाई एक्सिस को आधार मान करके। देखिए कैसे, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस को आधार मान के आपको बताता हूँ कैसे हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो जब आप इस एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्शन मान लोगे नीचे वाली को, तो क्या होगा, ये वाला जो बिंदु है वो जस्ट इसके नीचे यहाँ पर एक इमेज बनेगी इसकी, यानी इसका परावर्तन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से नीचे। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली डिस्टेंस 1 थी, तो बिल्कुल जितनी दूरी पर आप जानते हैं ये वाला, अगर आप इसको प्रतिबिंब वो मान लो शीशा, ठीक है, इस शीशे से अगर ये बिंदु 1 दूरी पर था, तो बिल्कुल इसके पीछे ये जो रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है ये भी 1 दूरी पर होगा, इतनी दूरी हो जाएगी। और क्या ये वाली डिस्टेंस चेंज होगी, ये वाली डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये तो 4 ही रहेगी। तो यहाँ पर आप जानते हैं माइनस का ही रहते हैं दोनों वैल्यू, एक्स भी और वाई भी। तो यहाँ पर -4, -1 क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में हमको नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वो वाई एक्स के अकॉर्डिंग उसने रिफ्लेक्शन किया है। तो वाई एक्स के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखिए ये बिंदु यहाँ पर था तो ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हम वाई एक्स के अकॉर्डिंग अब रिफ्लेक्शन निकाल लें। ये वाली डिस्टेंस 4 थी, तो इधर वाई एक्स से ये वाली डिस्टेंस भी 4 ही रहेगी, और ये डिस्टेंस 1 थी तो ये तो डिस्टेंस 1 रहेगी ही। तो यहाँ पर ये किस में आ गया है, पहले क्वाड्रेंट में आ गया है। यहाँ एक्स भी प्लस होता है, वाई भी प्लस होता है। तो यहाँ पर 4,1 क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो 4,1 दोस्तों हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। आगे देखो, 74 की पावर 31 गुणा 23 की पावर 59 का इकाई अंक क्या है, यानी यूनिक जो इसका इकाई का अंक होगा। जैसे 74 का इकाई का अंक 4 है, 23 का इकाई का अंक 3 है, जो इकाई की जगह अंक होता है वो क्या निकल के आएगा इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमको दे रखा था 74 की पावर 31 और इंटू 23 की पावर 59, ठीक है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, ध्यान से सोच के बताना। अगर मैं 4 की गुणा, जैसे यहाँ पर 74 की गुणा 31 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप 74 की गुणा ऐसे 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 31 बार तक करते चले जाओगे, और सिमिलरली 23 की गुणा आपको 59 बार करनी है। ये इनका मतलब होता है पावर का। तो जैसे दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूँ कि अगर 4 की गुणा 4 से होती है तो आपको क्या मिलता है, तो आपका जवाब होगा मुझे 6 मिलता है। अगर मैं फिर से 4 की गुणा कर दूँ, यानी क्यूब कर दूँ 4 का, तो आप कहेंगे कि 4 चौक 16 चौक 64, यानी मुझे फिर एकांक अंक क्या मिला, 4 मिला। यानी जब मैंने 4 का स्क्वायर किया तो मुझे 16 मिला, फिर मुझे 64 मिला। तो पहले मुझे इकाई का अंक मिला 6, फिर मुझे मिला 4, ठीक है। उसके बाद फिर आप 4 से गुणा करो, 64 चौक कितने होते हैं, 256। तो 256 के अंदर आपको इकाई का अंक क्या मिला, 6 मिला। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं 4 की पावर 2 करूँगा, यानी पॉजिटिव मेरी पावर रहेगी, तो मुझे इकाई का अंक मिलेगा 6, और जब मैं 4 की ऐसी पावर रखूँगा जो विषम है, ठीक है, तब मुझे मिलेगा 4, जैसा आप लोग ऊपर देख पा रहे हो। उसके बाद हम 3 के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों 3 के लिए क्या है, जब आप 3 तो नॉर्मल तो 3 ही है, उसका इकाई का 3 है। जब आप 3 की पावर 2 कर देते हो तो आपको 9 मिलता है। 3 की पावर 3 कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, 81 मिलता है। तो 81 का 1 ले लेंगे हम, और 3 की पावर जब आप 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
सॉरी 3 की पावर 3 27, 27 का आपको 7 मिलेगा। 3 की पावर 3 में आपको 27 का 7 मिलेगा और 3 की पावर 4 में आपको 81 का 1 मिलेगा। फिर 3 की पावर 5 में आपको मिलेगा 243, ठीक है ना। 8 या 24, 1 या 3, तो आपको फिर से 3 मिलेगा और फिर आप ऐसे करते चले जाओ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। 3 की पावर 6 कर लोगे फिर से आपको 9 मिलेगा। 3 की पावर आप 7 कर लोगे फिर से आपको 7 मिलेगा। और 3 की पावर जब आप 8 कर लोगे तो फिर से आपको 1 मिलेगा। यानी ये वाला क्रम चलता है 3 की पावर में, जब आप स्क्वायर क्यूब करते चले जाते हो। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। 74 की पावर, देखिए यहाँ पर यूनिक वर्ड जो इकाई का अंक पहले से हमें 4 दे रखा है, तो हमेशा जैसे आपके पास 25 है और गुणा 25 है तो उसका इकाई का अंक किस पर डिपेंड करेगा, इन वाले इकाई के अंक पर डिपेंड करेगा। 5 पंजे 25 और 25 का 5 ही आपको इकाई का अंक मिलेगा। तो यहाँ पर ये 4 पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये 4 पर डिपेंड कर रहा है और 4 की पावर 31 है यानी विषम है, तो हमें यहाँ पर इकाई का अंक मिलेगा 4, क्योंकि ये विषम है। अगर सम होता तो हमें 6 मिलता, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। उसके बाद 23 की पावर है 49, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 4 के क्रम में चल रही है। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो 23 है इसकी पावर 56 है, ठीक है, और इनटू में 23 की पावर 3 है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों अब आप बताओ कि 23 की पावर जब 56 है तो 4 के क्रम से ये डायरेक्टली पूरी कट रही है नहीं कट रही है? 14 चौका 56। तो अगर ये 4 से पूरी कट रही है तो हम कह सकते हैं कि जब 3 की पावर 4 होगी या 4 की मल्टीपल होगी तो मुझे इकाई का अंक 1 मिलेगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। यहाँ 1 मिलेगा, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद 23 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है? 3 है, और जब 3 की पावर 3 होती है तो मुझे क्या मिलता है? 7 मिलता है। मुझे कितना मिलता है? 7 मिलता है। तो इसका मुझे कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो 7 चौके 28, तो 28 से मुझे 8 मिल जाएगा। तो ये 8 ही आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये दे रखा है। देखिए मैंने काफ़ी कोशिश की है थोड़ा संभल के क्वेश्चन सॉल्व कराने की, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे बताना। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसको सही कर लेना अच्छे से। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम है? महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो कैलकुलेशन है, इसे तो आप खुद ही कर लोगे क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो गई है। 15/121 सोल्व करना, 30 बटे इसको सोल्व करना और ऐसे इसको सोल्व करना, चारों को सोल्व करना। पॉइंटों में सबके आंसर आ रहे हैं वो तो आपको दिख रहा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारे 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 सोल्व कर लिए हैं। दोस्तों अभी आप जानते हो कि जब मैं आपको ये चीज़ समझा के कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लगा है? 1 घंटा 2 मिनट लगा है 30 क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर मैं ये सारी चीज़ें किसी को ना बताऊं और ये सारी चीज़ें आप खुद से जानते हो और खुद से बस सोल्व करने बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, तो ये बात की गारंटी है कि आप 30 से 35 मिनट में ये 30 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। कितने? 30 से 35 मिनट में। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डिटेल को सिर्फ एक बार पढ़ना है, उसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर पढ़ते ही जाते हैं, उनके समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन। वैल्यू पुट करेंगे फिर से क्वेश्चन को देखने लग जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से समझो क्या कह रहा है और फिर डायरेक्टली उसका आंसर दो। क्वेश्चन आपको कभी भी ऐसा नहीं दिया जाएगा जो आपको उलझा दे, ठीक है, क्योंकि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करा रहा है, तो आसानी क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद आपको अगर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी अगर सॉल्यूशन कराना है तो मैं इवनिंग तक यानी शाम तक आपको उसकी वीडियो बना दूंगा। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। जय हिंद।